हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी 8 का ज्ञान सागर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है असल धन। तो आइए अब हम इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय की रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। तो फर्स्ट स्टैंजे में इन्होंने क्या बताया है भी, बहुत पहले की वो बात बता रहे हैं कि ईरान के एक गांव में एक बहुत ही गरीब चरवाहा रहता था और इसकी कैसी कंडीशन थी कि उसको दिन में 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी बस उसे। और पहनने के लिए वो भेड़ की ऊन से बने हुए फटे पुराने कपड़े पहनता था और रहने के लिए उसके पास छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी आधी छत जो थी वो गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। आजकल हम देखते हैं कि गरीब लोगों का कोई सम्मान नहीं करता। उनको हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और अपने से दूर कर देते हैं उन लोगों को। परंतु इस सिचुएशन में क्या है कि वो गरीब था, परंतु फिर भी गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। और ऐसा क्यों था? ये सब उसके अनेक गुणों के कारण था। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो अब गांव में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टीज होती थी, कठिन और जटिल समस्याएं का मतलब है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज या कोई प्रॉब्लम्स आती थी, तो गांव वाले वो सभी प्रॉब्लम्स को लेकर उसके पास ही आते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और वो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से उन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। गांव में कोई झगड़ा होता था तो वो बिना किसी झगड़े के, बिना कोई हाथापाई के, मतलब वो बहुत अच्छे से गांव के झगड़ों का निपटारा कर देता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमान की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। तो मतलब ये था कि मेन इसमें ये था कि धीरे धीरे वो इतना इंटेलिजेंट था। क्योंकि अब देखो, वो तो एक था भी इतना गरीब, बिल्कुल सिंपल छोटा मोटा एक चरवाहा था। उसके पास खाने के लिए इतना पैसा नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा गरीब था, पर लेकिन गरीब होते हुए भी वो सब कुछ उसके इंटेलिजेंसी का ही कारण था। वो इतना बुद्धिमान था जिसके कारण वो दूर दूर तक क्या होता था, चर्चित होने लग गया था। तो लोग यही बातें करते थे कि वो कितना ज़्यादा बुद्धिमान है। वो चरवाहा है लेकिन फिर भी उसकी जो बुद्धि है, जो उसका ब्रेन है, वो बिल्कुल बहुत शार्प है। और उसका ब्रेन जो राजा महाराजा होते हैं उनके जैसा है। कोई संसार का ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास ना हो। तो सभी लोग ऐसे ही अपने आसपास बातें करते थे। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा ना सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं। तो लोग ये भी कहते थे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं जिसका वो सॉल्यूशन ना निकाल सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाले, इतना इंटेलिजेंट इंसान ईरान में और कोई नहीं है। तो लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी पहुंची। अब शाह क्या होता है कि वहाँ का बादशाह, ईरान का उस टाइम में जो बादशाह था, जो किंग था, तो वहाँ तक उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पहुँचे। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। तो वो जो किंग था, वो जो बादशाह था, वो उस समय कोई परेशानियों से घिरा हुआ था। उसको कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई डिफ़िकल्टीज थी। तो उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करेगा। तो मतलब किसी इंसान को भेजा और उसने किसी इंसान को भेजा कि वो दारा को जाकर, अब उसका नाम क्या है, दारा, कि दारा से सुझाव। तो क्या है कि उसने एक दूत को भेजा और सारी समस्याएं उसको बताने के लिए कहा दारा को, ताकि वो अपना कोई सजेशन दे और मेरी ये जो समस्याएं उसको हल कर दे।
दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गया। मतलब उसने उसका सॉल्यूशन तो निकाला बट लेकिन इतनी जल्दी और इतनी सूझबूझ इतनी समझदारी से कि जो शाह था, जो बादशाह था, वहाँ का जो किंग था, वो भी दंग रह गया। उसने उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं, ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। यानी उसने सोचा कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी उसका निपटारा, उसका सॉल्यूशन इसने बहुत जल्दी निकाल दिया, तो ये तो इंसान बहुत काम की चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा, इसका ब्रेन इतना शार्प है। तो उसने सोचा कि ये तो छोटा मोटा चरवाहा है, लेकिन इसका जो स्थान है, इसको जंगल में नहीं रहना चाहिए, इसको महल में राज सिंहासन के पास रहना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छे से काम कर पाए और हमारी भी हेल्प कर पाए। तो उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। अब उसने क्या किया, अपना कोई दूत भेजा और अपने दारा को अपने दरबार में बुला लिया। तो दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। अब वो इतना इंटेलिजेंट था, तो शाह ने, जो ईरान का बादशाह था, उसने बहुत स्माइलिंग फेस के साथ उसे कहा, उसे ऑफ़र किया कि दारा, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में रहो, ताकि क्या होता है कि पूरे राज्य को संभालना होता है एक बादशाह को। तो अगर कोई परेशानी आ रही है या कोई अगर राजा को सजेशन चाहिए, तो वो सजेशन दारा से ले सकता है। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो दारा ने भी आगे से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपका जो हुक्म है वो मेरी सिर आंखों पर है। तो दारा शाह के साथ दरबार में नहरने लगा। अब क्या हुआ, जो दारा था चरवाहा, वो शाह के साथ, बादशाह के साथ दरबार में रहने लगा था। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। अब क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी से अटैच हो जाता है, तो वो उसके पल एक एक दो पल भी मतलब उसके बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा ही हुआ था, वो बहुत ज़्यादा उससे, जो बादशाह था वो दारा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, जिसके कारण वो मतलब कुछ क्षण कुछ पल भी उसके बिना नहीं रह सकता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। कोई भी काम होता था तो उसके सजेशन लेता था, उसकी एडवाइस लेता था, ताकि वो भी अपनी कोई राय दे इस काम में। वह हर समय उसे अपने साथ रखता था और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। जो राज सिंहासन होता है, जो जिसे हम थ्रोन बोलते हैं, जो वो थ्रोन होता है राजा का, उसके पास में ही अपने पास वो बिठाता था राजा दारा को। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती रह गई। अब होता है ना ऐसा कि पहले तो उसके पहले भी उसके पास बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग थे, बहुत सारे ऐसे दरबारी थे, लेकिन जब से शाह वो दारा आया था शाह के दरबार में, तो जो शाह था वो दारा के साथ ही रहता था, उसके साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करता था, उसके साथ ही ज़्यादा रहता था, उससे ही सुझाव लेता था। तो अब क्या होता था, उनको जेलसी होती थी, किनको, बाकी दरबारियों को। वे आपस में कुछ इस प्रकार की बातें करते थे, वो आपस में डिस्कशन करते थे, यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है, जब से यह दरबार में आया है शाह हमें पूछता भी नहीं, हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। तो मतलब ये जेलसी के कुछ भाव हैं। जेलसी के कारण क्या होता था, वो बातें करते थे, ये तो चरवाहा है, ये तो इसकी तो बहुत ज़्यादा चर्चा होने लग गई है, शाह ने तो इसको अपने सिर पे चढ़ा रखा है, ये सिंहासन के पास बैठता है। फिर होता है ना, मतलब अगर कोई इंसान अच्छा होता हम उसमें मतलब वो क्या करते हैं, उसमें गलतियाँ निकालने लग जाते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी उसमें गलतियाँ निकालते थे, हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई देता नहीं। तो ऐसे वो इससे जेलसी करते थे। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे। अब क्या होता था, जैसे जैसे उसको जेलसी होने लगी, तो वो तो चाहते थे कि ये दारा जल्दी से जल्दी शाह के दरबार में से हट जाए जाए, यहाँ पे इसको निकाला जाए, ताकि हम दोबारा से आ सकें। तो ऐसा क्या होता था फिर,
इतनी उनमें जेलसी हो गई थी कि जो दरबारी थे ना, वो ना दारा के खिलाफ शाह को ना कान भरने लगे थे, उसकी चुगलियाँ करते थे। परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया, क्योंकि शाह भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो शाह ने उल्टा उन दरबारियों को ही डांट दिया और कहा, मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो। उसने भी साफ कह दिया कि मुझे सब समझ आता है कि तुम लोग दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। उसने कहा कि मैं समझता हूँ भी तुम लोग उससे जलते हो, जलने की बजाय तुम लोग भी उसके अपने अंदर दारा जैसे गुण पैदा करो। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है। सही बात है कि अपने को अच्छा बनाना बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल काम होता है। हम दूसरे में तो बहुत जल्दी हम कोई भी लाइक गलती ढूंढ लेते हैं, पर अपने में कभी गलती नहीं ढूंढते। अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। तो कीड़े निकालना का मतलब वही है, गलती निकालना। कोई उनमें ऐसी गलती निकाल देना जिससे कि लोग लाइक उनकी बुराइयां करने लगें। तो वो उनसे जेलसी करते थे। तो इसलिए वो आगे से समझा रहा है कि मैं सब समझता हूँ, पर लेकिन तुम्हें अपने अंदर अच्छे गुण पैदा करने चाहिए दारा के जैसे, क्योंकि अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो। तो उसने ऐसा कहकर उनको भगा दिया, क्योंकि वो समझ गया था। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। तो अब क्या हुआ, जो शाह था वो बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो रहा था दारा से। तो शाह ने क्या किया, वो उससे दिन भर दिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आने लगी। तो शाह ने क्या किया, वो बहुत सारा उसको उसको अच्छे कपड़े देता था पहनने के लिए, और उसको बहुत सारे पैसे देता था, उसको बहुत ज़्यादा धन देता था। तो एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा कि मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी और कुछ ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। तो अब दारा वो शाह क्या कह रहा है दारा से कि मुझे तुमसे अलग तो नहीं होना, बट लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो रही है कि मुझे आपसे दूर होना ही पड़ेगा। तो वो क्या सिचुएशन हम देखते हैं। दारा के मन को धक्का लगा। अब दारा को भी एकदम से हुआ कि भी क्या हो गया भाई, मुझे इनसे दूर क्यों जाना पड़ेगा। तो उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, उसने एकदम हैरानी से और दुख होते हुए पूछा कि मेरा दोष क्या है, मतलब आप क्या मेरे को निकालना चाह रहे हो, कि मेरी क्या गलती है। शाह ने हंसकर उत्तर दिया, मतलब वो एकदम से ऐसे डर गया था कि वे मेरे को दरबार से तो नहीं निकाल देंगे, मेरे से क्या गलती हुई है। तो शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सुनो। मतलब वो एकदम घबरा गया था, तो उसने हंसकर उसको एकदम दिलासा दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। मतलब उत्तरी प्रांत का वो एक गवर्नर बना रहा था। एक प्रांत यानी एक सिटी या एक कोई छोटा इलाका हो गया, या कोई ऐसी जगह पर्टिकुलर प्लेस का वो गवर्नर बना रहा था। उसी ईरान में ही कोई जगह होगी, क्योंकि वो पूरा ईरान उस शाह का था। तो किसी ईरान के किसी पार्ट का वो उसे गवर्नर बनाकर भेज रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ का शासन बिगड़ चुका था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बिल्कुल बिगड़ चुका था। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके थे, वहाँ पे भ्रष्टाचारी बढ़ गई थी, लोग रिश्वतखोरी कर रहे थे, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी भ्रष्ट हो गए थे, अराजकता फैल गई थी। यानी राजता होता है कि चारों तरफ लाइक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोग अच्छे से बात करें, पूरा लोग पूरे कायदे कानून को फॉलो करें, बट लेकिन राजता नहीं थी, वहाँ पे अराजकता फैल गई थी। सब लोग अपनी मनमानी ही करने लगे थे। अब सब लोग क्या था, अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसको जैसा मन कर रहा था वो वैसे सब कुछ कर रहा था। तो इससे क्या था, जान और माल को सुरक्षित बहुत खतरा था, वो सुरक्षित नहीं थे। माल यानी जो सोना चांदी कुछ भी हो सकता है, और जान यानी लोगों की जान हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए जान और माल सुरक्षित नहीं थे। चारों ओर हाहाकार मच रहा था, चारों ओर हाहाकार था। मैं ना बिल्कुल जैसे आप कह सकते हो चारों ओर का शासन बिगड़ गया था एकदम से। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। तो क्या था, वो कह रहा था अब शाह दारा से कि वहाँ पे तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट, बहुत तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट और तुम्हारे जैसे समझदार शासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, जो कि वहाँ जाके प्रॉपर एक शासन मेंटेन करे। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि मुझे प्रॉपर पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे पे, कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तुम वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक कर दोगे, बिल्कुल ओके कर दोगे, और वहाँ के लोग सब दोबारा से अच्छे हो जाएंगे। दारा गवर्नर
बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। अब शाह ने उसको बना दिया गवर्नर, तो दारा भी अब उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनकर चल पड़ा। अब क्या होता है, उसके वहाँ पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। अब जैसे वो गया वहाँ पे, वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने अपनी सूझबूझ से, ऑनेस्टी से और समझदारी से वहाँ के लोगों को समझाया और वहाँ का जो हालात था वो सुधरने लगे। हालात जो थे, वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। अब वो ऐसा नहीं करता था कि अपने और नौकरों को भेजता था, नहीं, वो खुद जाता था, लोगों से पूछता था आपको क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। वो नगर नगर जाकर अपनी बैठकें, अपने दरबार लगाता था। जिनको जो डाउट्स था, जो प्रॉब्लम्स थी, जिनके साथ जो अन्याय हुआ था, उनको बुलाता था। और जो दोषी होते थे, जिन्होंने कोई दोष किया होता था, उनको सजा देता था और बाकी लोगों को न्याय दिलवाता था, यानी जस्टिस करता था वहाँ पे। प्रांत में शांति फैल गई। प्रांत में चारों ओर शांति फैल गई, शांति। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। अब लोगों को भी लगता है यार, कुछ लोगों को लगने लगा भी यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने हमारे क्या किया, इसने हमारे प्रांत को बहुत अच्छा कर दिया, दोबारा से सुधार दिया। तो लोग अब उसके गुण गाने लगे, उसकी बड़ाइयाँ, उसकी तारीफ करने लगे। शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। अब शाह तो मतलब टाइम टू टाइम सारी जितनी बातें होती हैं वो अपने पास बुलवा रहा था। वह उन्हें सुन सुनकर फूला ना समाता। उसने जैसा सोचा था कि अगर ये दारा जाएगा वहाँ पर तो वहाँ का शासन पूरा अच्छा हो जाएगा, और वैसा ही हो रहा था। तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फूला ना समाता यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। अब पता है, उसको इज्जत मिल रही थी, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको दरबार में तो जगह मिली गई थी, पर लेकिन उसको गवर्नर भी बना दिया था। तो इसको देख देख कर दरबारी जो थे वो और ज़्यादा उससे जेलसी करने लगे, और ज़्यादा जलन उनके मन में बढ़ गई। तो क्या हुआ, वे शाह के कान भरने के, अब चुगली करने के अलग अलग उपाय सोचने लगे। क्योंकि पहले तो शाह ने उन दरबारियों को डांट कर भगा दिया था, पर लेकिन अब वो जो दरबारी थे वो नए नए उपाय सोच रहे थे, आइडिया सोच रहे थे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़ पर घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरा का मतलब होता है राउंड लगाना, पूरा प्रॉपर, लाइक एक रैली निकालना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है लोगों से मिलता था। तो क्या है कि जो दारा था वो हर प्रांत के अनेक अनेक स्थानों पर, शहरों पे, स्थानों पर जा जा के घोड़े से वहाँ पे दौरा निकालता था, यानी प्रॉपर वहाँ पे राउंड निकालता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। अब क्या है कि दौरे पर वो जाता था, जिस पे वो बैठता था वो एक अलग घोड़ा था, और साथ में उसके एक और घोड़ा होता था जिसकी पीठ पर एक बक्सा रखा रहता था। तो बक्से के बिना दारा कभी नगर से कहीं नहीं निकलता था। अब क्या है, जहाँ भी जाता था तो वो बक्सा अपने साथ ही रखता था। बक्से के बिगैर वो कहीं भी नहीं निकलता था बाहर। दरबारियों को एक अफसर मिल गया। अब दरबारी जो थे उनको तो यही था भी कैसे भी करके हम शाह को इसके खिलाफ भड़काएं और इसको बाहर निकलवाएं हमारे इस ईरान से। तो दरबारियों को एक अवसर, एक मौका मिल गया। उन्होंने पता है शाह से क्या कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं परंतु वह बेईमान है। अब उनको तो एक क्या अवसर मिल गया, उनको एक मौका मिल गया। तो अब उन्होंने क्या किया, वो शाह के पास गए और उन्होंने शाह से कहा कि आप तो दारा को ईमानदार समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, पर लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा बेईमान निकला। शाह ने बिगड़ कर कहा, तुम उससे जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते। अब शाह तो बहुत बहुत ट्रस्टी था किसका, दारा का। तो उसने फिर एक बार समझ लिया भी यार ये लोग फिर मेरे कान भर रहे हैं, तो उसने भी आगे से कह दिया, तुम मुझसे जलते हो तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, अदरवाइज़ मेरे कान मत तुम भरो। फिर आगे वो बोले कि जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। वो और ज़्यादा उसको ट्रस्ट दिलवाने लगे, और ज़्यादा उसके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे भी हम जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं कह रहे, हम उसको सच्चा सच्चा भी करके दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा ले जाता है।
अब वो बता रहे हैं भी, आपको पता है वो जहाँ पे भी जाता है अपने साथ घोड़े के पीठ पे एक साथ में अपने एक बक्सा ज़रूर लेकर जाता है। तो फिर आगे वो भी कहता है भी हाँ मैंने सुना, हाँ मैंने सुना है। उन्होंने फिर आगे से पूछा, हुजूर आपने कभी सोचा है कि वो बक्से में क्या वस्तु होती है? तो अब वो आगे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं दरबारी अब भी शाह से कि क्या आपको पता है कि वहाँ पे उस बक्से में होता क्या है? तो शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में क्या है। पता तो खैर शाह को भी नहीं है कि उस बक्से में आखिर में है क्या, पर लेकिन वो जान जान कर, पता ना शाह को है ना दरबारी को, बस उनको एक मौका मिल गया तो इसलिए वो कैसी भी टेढ़ी सीधी खिचड़ी पका रहे हैं और शाह को दारा के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो शाह भी बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे से सीरियस होकर उनकी बात सुन रहा है। तो शाह ने भी कहा, हाँ मैंने भी कई बार सोचा है कि क्या हो सकता है उस बक्से में। तो फिर आगे से दरबारी बोले, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से एकत्र किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं ढोंगी है। तो उनको पता नहीं है कि उस बक्से में है क्या, बस वैसे ही वो खिचड़ी पका रहे हैं और उसके आगे बोल रहे हैं कि उस बक्से में दारा धन रखता है, पैसा रखता है, जो कि उसने अपनी बेईमानी से और पूरी प्रजा को लूट कर कमाया है। तो वो ईमानदार नहीं, वो ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। अब जो शाह था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। समझ में नहीं आता था कि क्या करें। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। अब जो शाह था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो तो बहुत ट्रस्ट करता था दारा पर। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर दारा ही मतलब इतना बेईमान है तो फिर इस संसार में उससे ज़्यादा तो फिर कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसने दूत को भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने को कहा। अब उसने फिर से एक अपना कोई इंसान, कोई दरबारी भेजा दारा के पास और उसको अपने दरबार में हाजिर होने का ऑर्डर दिया। दारा आश्चर्य में पड़ गया। अब दारा को एकदम से आश्चर्य, दारा एकदम से हैरान हो गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा। एकदम से मतलब उसको बुला लिया गया दरबार में, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एकदम हैरानी थी, एकदम बहुत शॉकिंग था। परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आ आकर झुक गया। तो वो राजधानी की ओर चला और दरबारी और शाह और जो दारा था वो दरबार में पहुंचा। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। अब उसके साथ वो बक्सा भी था। तो दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। तो अब जो जो दरबार था ना, वो पूरा दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा टोटली वो पूरा भरा हुआ था। सारे चारों ओर वहाँ पे लोग बैठे थे। तो सबकी निगाहें उस बक्से पर ही थी और दरबारी एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुरा रहे थे कि हाँ अब जो हमने कान भरे हैं, क्योंकि पता उनको भी नहीं था। तो उसको ये था भी हाँ भाई अब हमने जो कान भरे हैं ये हमारे सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये जो धारा है इसको डांट पड़ेगी, इसको या सज़ा भी हो सकती है और या फिर इसको निकाल दिया जाएगा ईरान से। तो दारा ने अदब से कहा, बहुत अच्छे से कहा कि ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उसने आगे से कहा बहुत अच्छे से। तो शाह बोला, दारा हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया। अब जो शाह है वो बोल रहा है, शाह को भी प्रॉपर पूरा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जो दरबारी थे उन्होंने इतना ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था कि वो भी उसके जाल में फंस गया था। तो फिर शाह उससे पूछने लगा कि एक तो हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें रिस्पेक्ट दी, गवर्नर बनाया, फिर भी तुमने हमें निराश कर दिया, हमें इतना अपसेट किया। वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। अब वो भी आगे से हैरानी से पूछ रहा है कि मैंने कैसे आपको इतना निराश कर दिया? तो फिर जो शाह था क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? तो अब शाह भी इतना ज़्यादा एंग्री हो गया था, उससे चिल्ला कर बोला कि मतलब जो मैंने तुम्हें धन दिया था क्या वो इतना कम था कि तुमने प्रजा से भी धन लूटने लगे? यह झूठ है। दारा ने नरमी से उत्तर दिया, क्योंकि उसे पता है वो सच्चा है। तो उसने बहुत आराम से पोलाइट वे से कहा कि ये सब झूठ है, मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है। तो फिर शाह ने झल्लाकर कहा, बिल्कुल ऐसे झुंझलाहट में कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? तो उसने भी आके क्वेश्चन की, अगर ऐसा है तो फिर इस बक्से में क्या है जो तू इसको अपने पास रखता है? तो दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दारा ने क्या कहा सिर झुकाकर? कि इस बक्से में
मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में न चमक आ गई। ठीक है, तो दरबारी अब और ज़्यादा खुश हो गए। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। अब शाह ने भी कहा खोलो। तो जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें इतनी हैरान रह गई, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे इसमें पैसे होंगे, बट लेकिन उसमें क्या निकला, उसके अंदर तो भेड़ की ऊन से बना हुआ फटा पुराना कोट था, जैसे कि चरवाहे पहनते हैं। तो अब क्या था, उसमें तो भेड़ की ऊन से जो बने होते हैं कोट है ना, फटे पुराने कोट जैसे कि चरवाहे डालते हैं, तो वैसा उसमें कोट था। तो फिर उसने भी आगे से, शाह ने ऐसे कंफ्यूजिंग से और इतना शौक होके पूछा, भाई ये क्या है? तो दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए अपने साथ रखता हूँ ताकि यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी कोई घमंड पैदा ना हो। यही मेरा असली धन है। तो कितनी अच्छी बात है कि मतलब सभी लोग चारों तरफ से, क्योंकि पता ही है कि कोई जब फेमस हो जाता है इंसान, उसके पीछे बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है, लोग उसको बेवजह उसको नीचे, उसका नाम नीचे डुबाने में लगे रहते हैं। बट लेकिन दारा बिल्कुल ऐसा नहीं था। सभी लोग सोच रहे थे उसके बक्से में धन है, पर लेकिन उसका असली धन क्या है? उसका असली धन वो फटा पुराना भेड़ की उनसे बना हुआ कोट है। वो क्यों रखता था? क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब लोग बड़े बन जाते हैं तो उनमें घमंड आ जाता है, तो वो अपने पास इसलिए रखता था ताकि वो उसे ये याद दिलाता रहे कि वो एक गरीब चरवाहा था और उसमें कभी भी, उसके मन में कभी भी घमंड पैदा ना हो। तो दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी लोग इतने ज़्यादा खचाखच भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? क्योंकि सभी लोगों को ये था क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। तो क्या हुआ, दरबार में पूरी चारों ओर सन्नाटा, एकदम चुप हो गए सभी लोग। दरबारियों के सिर जो थे वो शर्म से झुक गए कि दरबारी लोग तो ऐसा उसके बारे में कह रहे थे। फिर बाद में जब पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ। शाह बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। तो वो भी बहुत प्राउडली बोला, क्योंकि सभी को अपनी मतलब मिस्टेक पे बहुत गिल्ट हुआ कि यार हमने ये क्या कर दिया। तो फिर शाह बहुत प्राउडली बोला कि हम धन्य हैं और हमें इस बात का प्राउड है कि हमारे देश में दारा जैसा इंसान ने जन्म लिया। सो दिस चैप्टर ends here. So I hope all you guys that enjoy this chapter. So guys, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।